नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 में आए हिंदी के 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो बहुत ही हल करना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पिछले साल से प्रश्न जो है रिपीट होने के साथ साथ कई चीज़ें आपको पता चलता है उससे कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्नों का जो है कठिनाई स्तर कैसा रहेगा, कितना कठिन रहेगा, कितने हल्के आते हैं और किन किन टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ये पता चलता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो आप उन प्रश्नों को जल्दी से समझ जाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, और आप प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपका जो समय है बच जाता है। एग्ज़ाम में जो है समय बच जाता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि समय बचने पर आप और प्रश्नों पर फोकस कर पाते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्या पूछा गया था 2016 में हिंदी में जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपसे, उसमें ये था कि लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ लिप्सा शब्द में दोस्तों सा प्रत्यय है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में अंगूठा दिखाना का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है दोस्तों धोखा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। तो गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों बेवकूफ़ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है अन्न जल में कौन सा समास है। तो अन्न जल में दोस्तों द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको इसके लिए एक शब्द चुनना है जिसकी पत्नी मर गई हो। तो उसको दोस्तों विदुर, विधवा या विधुर या विधाता, तो यहाँ पे विधुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, विधुर कहते हैं। और प्रश्न नंबर 6 यहाँ भी एक सही शब्द चयन करना है, उसके एक शब्द समूह दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे, तो उसको दोस्तों कहते हैं नास्तिक। जो किसी में आस्था नहीं रखे उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो नास्तिक ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पे भी नीचे दी गई शब्द समूह से सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कृतज्ञ सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है पतित का पर्यायवाची शब्द है। तो पतित का पर्यायवाची दोस्तों अधोगामी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 हौसला का विलोमार्थक है। हौसला का अर्थ होता है दोस्तों उत्साह बढ़ाना, ठीक है, प्रोत्साहित करना आदि अर्थ होता है। तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा कि उसको हताशा दिलाना। ऑप्शन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 जो बांटा न जा सके के लिए एक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे अपूर्ण, अतुलनीय, अपरिहार्य, अभाज्य। तो यहाँ पे अभाज्य सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 11 में दुकाल का उपसर्ग है। दुकाल का उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग हमेशा पहले आता है। तो आप देख सकते हैं काल एक अलग शब्द है, बाहर ये पहले जो है वो दू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उपसर्ग जो है दोस्तों वो दू होगा, और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 क्षत्रिय का प्रत्यय है। क्षत्रिय में जो प्रत्यय पूछ रहा है दोस्तों, प्रत्यय हमेशा अंत में लगे होते हैं। तो अंत में जो प्रत्यय लगा है दोस्तों वो लगा है ये प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो लगातार अपलोड होती रहती हैं, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 निर्जन का संधि विच्छेद है। यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नी रजन, नीर प्लस जन, नी प्लस जन और नी प्लस जन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14
यहाँ पे अंधे की लकड़ी का अर्थ है, ठीक है, अंधे की लकड़ी का अर्थ है। देखिए यहाँ पे यदि थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा यह प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अंधा जो व्यक्ति होता है उसकी आंखें नहीं होती है और उसके पास एक लकड़ी है जिसके सहारे चलता है, यानी कि उसी के सहारे वह चलता है, उसके बिना वो भी सहाराहीन हो जाता है। तो यहाँ पे एकमात्र सहारा इसका अर्थ बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 15 में चकमा देना मुहावरे का अर्थ है पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाए चकमा देना यानी किसी को ठगना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 16 में एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है। तो एक पंथ यानी पंथ का अर्थ होता है रास्ता, दो काज यानी कि एक रास्ते में दो काज, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये कहावत है, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा दोस्तों एक साथ दो काम होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो दोनों हाथ में लड्डू का अर्थ होता है दोस्तों दो तरफा लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे समानांतर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा समान प्लस अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 दानवीर कौन सा समास है। दानवीर में समास पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे दान में वीर यानी कि जो दान देने में वीर है, ठीक है, यानी कि सप्तमी तत्पुरुष यहाँ पे है, ठीक है, दानवीर में। प्रश्न नंबर 20 सीमा पर तैनात है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, तो सीमा पर क्या तैनात होगा, ठीक है, सेना, दुश्मन, डाकू या पुलिस। तो दोस्तों सीमा पर जो है देश की रक्षा के लिए सीमा पर सेना ही तैनात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 1 है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछ रहा है। 4 जो शब्द दिए हैं वो देखने में लगभग सेम होते हैं, लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, कहीं मात्रा आदि का जो है अंतर है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आयोजित, 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 ठीक है। तो आयोजित शब्द होता है, तो यहाँ पे आयोजित में बड़ी ना होकर के छोटी, ज में छोटी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। विनम्र का पर्यायवाची, विनम्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, यानी कि उसी के समान जो है उसका पर्याय पूछ रहा है। तो यहाँ पे बहादुर नहीं, ये वीरता से हो जाएगा, भक्त नहीं होगा, विज्ञानी, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुशील, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं। वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, वन कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 दयालु का विलोम होगा। दयालु का विलोम, ठीक है, विलोम यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो यहाँ पे ठीक है निर्दय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 विस्तीर्ण का विलोम क्या है। विस्तीर्ण का अर्थ यहाँ पे आपको पता होगा तभी यह विलोम बता पाएंगे। तो विस्तीर्ण का अर्थ होता है जो विस्तृत, बहुत ज़्यादा फैलाव, ठीक है, तो उसको विस्तीर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो उल्टा क्या होगा, संकीर्ण, यानी कि जो बहुत संकुचित हो, कम जगह में, वो उसको संकीर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 विकसित का विलोम होगा। विकसित यानी कि जो विकास किया, विकास कर गया हो उसको विकसित कहते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अविकसित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे क्लेश शब्द दिया हुआ है, कई तरह से लिखा गया है, तो यहाँ पे क्लेश शब्द इस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। इस वाक्य में विशेष्य है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी से विशेष्य पूछ रहा है, ठीक है। विशेष्य क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए, विशेष्य और विशेषण, ठीक है, जब विशेष्य होगा तो उसका विशेषण भी होगा, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण आपको पता होगा कि जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताए वो विशेषण शब्द होते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता क्या है, आलसी, ये विशेषण शब्द हो गए। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति की, तो व्यक्ति ही जो है वो विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे विशेष्य पूछा है, यहाँ पे व्यक्ति को सही मानेंगे और ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 29, लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। लक्ष्मण का पर्यायवाची पूछा है। तो दोस्तों लक्ष्मण को सौमित्र भी कहते थे, लखन भी कहते थे, राम के भाई थे इसलिए उनको रामानुज भी कहते थे, लेकिन बलभद्र जो है उनका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, लेकिन उनका पर्यायवाची, लक्ष्मण का पर्यायवाची बलभद्र नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है। तो जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है जलचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सम्मति का संधि विच्छेद है, यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है। तो यहाँ पे सम्मति का जो संधि विच्छेद है वो सम प्लस मति होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, पहचान का तत्सम शब्द है। यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो तत्सम जो है वो प्रत्यय, विज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या अवधान। तो यहाँ पे देख सकते हैं और प्रत्यय विज्ञान जो है वो आपका जो है तत्सम जो है पहचान का होगा। आप इसकी जो है इसमें आप समानता भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी समानता भी है। ठीक है, तो इस आधार पे भी इसको आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रभुत्व का तद्भव। ठीक है, प्रभुत्व जो है एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव पूछ रहा है, तो इसका तद्भव होगा पहुँच, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बहनोई का तत्सम है बहनउई, बहनपति, भगिनीपति, इनमें से कोई नहीं। तो बहनोई का तत्सम शब्द है भगिनीपति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, वृश्चिक शब्द का तद्भव पूछ रहा है, तो बिच्छू जो है दोस्तों, जिसको बिच्छू जो है वृश्चिक का तद्भव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, निम्न में कौन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिए हैं, कौन सही नहीं है बताना है। पहला, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। दूसरा, अव्यय अविकारी होते हैं। सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि अविकारी उसे कहते हैं जिसमें कोई विकार ही ना हो, यानी कि कोई बदलाव ना हो, उसे अविकारी कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय जो होते हैं यहाँ पे वो अविकारी होते हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि उनका व्यय नहीं होता है, उनके शब्दों में अव्यय एक शब्द होते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। जिसका व्यय ही ना हो उसे अव्यय कहते हैं। तो उसमें जिसका व्यय नहीं होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो कोई विकारी नहीं आ रहा है, तो अविकारी भी उन्हें कहा जाता है। तो यह सही है कि अव्यय जो है अविकारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और पूछा है सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, ये भी सही है। अव्यय का जो भेद है, एक भेद, 3-4 भेद हैं, उनमें एक भेद जो है क्रिया विशेषण, और भी 2-3 भेद होते हैं। तो सभी अव्यय को क्रिया विशेषण नहीं कहा जा सकता, अव्यय का एक अंश है क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला है क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। हाँ बिल्कुल, अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है, तो ये भी अविकारी ही हुआ, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है दोस्तों, अव्यय एक बड़ी चीज़ है, यानी कि अव्यय के अंतर्गत एक हिस्सा है क्रिया विशेषण, एक भेद है वो, और भी समुच्चय बोधक अव्यय और भी प्रकार के कई प्रकार के अव्यय होते हैं, कुल मिलाकर के उनको अव्यय कहा जाता है। 3-4 भेद होते हैं, तो उसमें से एक भेद क्रिया विशेषण है, तो उसका एक अंश है, इसलिए इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई अंतर नहीं होता, बल्कि अंतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अव्यय ढूंढना है। ठीक है, अव्यय वो होते हैं जिनका व्यय नहीं होता, ऐसे शब्द। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो जुड़ा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक, ये एक अव्यय पद है। अब वो पूछ रहा है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या समुच्चय बोधक। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कारणवाचक, यहाँ पे जो है वह लाचार है क्योंकि कारण बताया जा रहा है, इसलिए इसको कारणवाचक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिया का विशेषण पूछ रहा है, किसमें नहीं है। तो क्रिया का विशेषण आप देख सकते हैं, वह कपड़े साफ धोता है। धोता है, साफ धोता है, तो ये क्रिया की विशेषता हो रही है, साफ से धो रहा है। वह धीरे धीरे पढ़ता है। यदि आप विशेषण के बारे में आप जानते होंगे तो आप तुरंत समझ रहे होंगे। यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है, एक क्रिया है और धीरे धीरे पढ़ता है, तो इसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ भी विशेषण, क्रिया के विशेषण का प्रयोग हुआ है। आम मीठा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। समोसे ताजे बन रहे हैं ताजे, ठीक है, यहाँ भी इसकी विशेषता हो गई। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो है क्रिया विशेषण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 39, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं? कारक, काल, अव्यय, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे, ठीक है। काल ही ऐसा जो है तत्व होता है जो किसी भी वाक्य का जो है समय निश्चित करता है। जैसे कि वह जा रहा है, जा रहा था या जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है, था है, ठीक है, या गागेगी जो आते हैं, यही समय को निर्धारित करते हैं, ये काल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्रिया के होने का समय जो है निर्धारित कौन करता है? काल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध पूछ रहा है, किस में अशुद्ध क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह मन से पढ़ता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तब की बात कुछ और थी, ठीक है, सही प्रयोग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, यह भी सही है। लेकिन देखिए वह चुपचाप से चला गया, यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग हुआ है क्योंकि वह चुपचाप से चला गया, ऐसा नहीं, बल्कि वह चुपचाप चला गया, ठीक है, ये सही होता। लेकिन यहाँ पे से जो है वो नहीं होगा, वो अशुद्ध प्रयोग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग है? यहाँ पे किस में क्रिया विशेषण का प्रयोग है ये पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं, उसने रोते रोते कहा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, निम्न में किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो आप मेरी मदद करेंगे ना, ये न जो है, ठीक है, सही से प्रयोग हुआ है। वह न सोता है न खाता, ये भी सही है। वह धीरे धीरे चला रहा है, ये भी सही प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है, क्योंकि मानसिक दासता, यहाँ पे दासता होगा, तो मानसिक दासता जो है वो सदा से चली आ रही है, तो भी सही हो जाता। सदा से चली आ रही है तो भी सही हो जाता। तो यहाँ पे काल जो जोड़ दिया है वो अशुद्ध प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, संस्कार का संधि विच्छेद है। तो संस्कार में जो संधि विच्छेद है दोस्तों, वो सम प्लस कार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 44, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें उत उपसर्ग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो संस्करण में जो प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों वो सम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, 100 की गिनती को कहते हैं? शतक, शती, शताब्दी, प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ पे 100 की गिनती को शतक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो दोस्तों गुरु के समीप रहने वाला, ध्यान दीजिएगा, इसमें कई बार जो है छात्रों को कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाता है कि वो ब्रह्मचारी को सही कर देते हैं, कहीं वज्रबटुक को सही कर देते हैं, कहीं कोई सही कर देता है, कोई अंतेवासी, तो कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। देखिए चारों शब्द हैं, ये वज्रबटुक, ब्रह्मचारी और अंतेवासी, ठीक है, ये छात्र होते हैं अलग अलग जो है अपने क्षेत्र के चुनाव के कारण। गुरुकुल तो एक ऐसा विद्यालय होता है जो प्राचीन काल में हुआ करता था, जहाँ
जो छात्र थे वो पढ़ा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वज्रबटुक किसे कहा जाता है? ठीक है, वज्रबटुक वो व्यक्ति होता था, वो छात्र होते थे जो गुरु के सानिध्य में रह के, चाहे उसके दूर रहकर भी, लेकिन उसके निर्देश के अनुसार कठोर साधना करते थे। ठीक, वो थे वज्रबटुक। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मचारी वो हुआ करते थे जो साधना करते थे। ठीक है, लेकिन अंतेवासी वो होते थे छात्र जो गुरु के बिल्कुल समीप रह करके, उनके आश्रम में रह करके उनकी सेवा और अध्ययन किया करते थे। तो यहाँ पे प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, तो समीप रहने के लिए जो दोस्तों अंतेवासी जो है वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो परित्यक्त का अर्थ होता है दोस्तों उसको जिसको छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? तो रेस्तरां दोस्तों जापानी, फ्रांसीसी, जर्मनी, रूसी, तो यहाँ पे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं परिरक्षण में भी उपसर्ग है, निरूपण में भी नी, और स्वशासन में भी स्व उपसर्ग है, लेकिन बृहत्तर में दोस्तों ये एक शब्द है, यहाँ पे कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 में हिंदी के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह से दोस्तों हम आगे और भी 2017-18 के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए लाने वाले हैं और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।